नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षकों का नाम तय कर दिया है। नाम का ऐलान भी हो चुका है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने जिन 2 नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया है उनमें एक है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो दूसरा नाम विजय रूपाणी का है जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये दोनों ही नेता मुंबई जाएंगे और बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुनने का ऐलान करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तक आजाद मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है। ये तो पहले से ही तय है, बस नाम का ऐलान होना बाकी है। और अभी तक जितनी भी जानकारी आ रही है, सोर्सेस यही बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनना भी तय है। इसमें भी कोई अब शायद शंका नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं तो निभाई जाएंगी। बाकायदा विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली से मुंबई की तरफ रवाना होंगी। साथ ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी वो भी बतौर पर्यवेक्षक मुंबई पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद जो नाम तय किया जाएगा वो नाम फिर जनता के सामने रख दिया जाएगा और 5 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में नतीजे आए, लंबा वक्त बीत चुका है। इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि कब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहुत जल्द यानी कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या डिटेल्स आ रही हैं आपके पास? जी देखिए, बीजेपी ने अपने केंद्रीय जो ऑब्जर्वर है उनकी नाम का ऐलान कर दिया है कि विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण जो है ये पर्यवेक्षक नियुक्त कर दी गए हैं। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने भी अपने तमाम जो विधायक है जो जीतकर आए हैं उन्हें मुंबई में कल दोपहर तक तलब होने के लिए कहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि 4 तारीख को बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी, दोपहर के वक्त बैठक होगी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम का जो है प्रस्ताव रखा जाएगा और उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये लगभग तय माना जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से अभी विधायकों को फोन जाने शुरू हो गया है और बीजेपी विधायकों को कल दोपहर तक मुंबई में तलब करने के लिए हाजिर रहने के लिए कहा गया है। ये फिलहाल जानकारी है। 5 तारीख को जो है 5 बजे शपथ ग्रहण होना है। रही बात सिर्फ जो अटकी हुई है कि देवेंद्र फडणवीस जो होम डिपार्टमेंट संभाल रहे थे डिप्टी सीएम के रहते हुए, उस होम डिपार्टमेंट को जो है वो एकनाथ शिंदे चाह रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके कारण बातचीत जो है अभी बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से अजित पवार आज दिल्ली जा रहे हैं, वो एक केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। सचिन, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हर विषय पर बात करते हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री के नाम पर ही बात कर लेते हैं। बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में हमारे सोर्सेस भी ये बता रहे हैं, आप भी यही जानकारी दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम तो तय है, इसमें अब कोई शंका नहीं रह गई। और ये विधायक दल की बैठक होना, पर्यवेक्षकों का आना, अब ये महज औपचारिकता है। तो सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे जो आप कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बात अभी कहीं अटकी हुई है, ये कब तक अटकी रहेगी? देखिए, आज शाम को, आज देर रात में जो है तीनों के बीच में बात होगी। हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो एकनाथ शिंदे अमित शाह से बात करे या फोन पर बात कर ले। लेकिन आज जो है, आज देर रात तक ये डेडलॉक टूट जाएगा। जो हमें सूत्र बता रहा है, जैसे कि पहले नाम चल रहा था कि उनके जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे। इस चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर थी, लेकिन उन्होंने चर्चा को विराम लगा दिया है कि ऐसा नहीं है। फिर चर्चा ये भी, अफवाहें ये भी जारी रही कि ये डेडलॉक बना है तो क्या शपथ ग्रहण की तारीख आगे बढ़ेगी, लेकिन उस पर भी विराम लग गया है। 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, शाम को 5 बजे ही होगा और एकनाथ शिंदे जो है कल दोपहर तक अपना फैसला सुना देंगे। जहां तक मुझे सूत्रों से जो जानकारी है कि तमाम जो शिवसेना के मंत्रियों ने और सीनियर नेताओं ने एकनाथ शिंदे पर इतना दबाव बनाया है कि उन्हीं को सरकार में रहना चाहिए, सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, डिप्टी सीएम उन्हीं को बनना चाहिए। अब सिर्फ बात यह है कि उनको यूडी मंत्रालय मिलता है, होम डिपार्टमेंट मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, पीडब्ल्यूडी मिलता है, क्या और क्या मिलता है। लेकिन बीजेपी जो है होम डिपार्टमेंट पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे को मना लेंगे। उनके मंत्रियों का भी ये कहना है शिवसेना की, वो भी एकनाथ शिंदे को मना लेंगे। एकनाथ शिंदे सरकार में ही सरकार का हिस्सा रहेंगे, ऐसे वो ऑफ रिकॉर्ड हमें कह रहे हैं।
लेकिन इससे तो एक बात साफ है कि महाराष्ट्र में एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम होंगे और एकनाथ शिंदे का भी लगभग डिप्टी सीएम बनना तय है। सिर्फ उनके पास विभाग क्या रहेगा, कितना बड़ा विभाग उनको मिलता है, इसी पर बात अटकी हुई है। जी मीनाक्षी। अजीत पवार भी तो हैं, अजीत पवार को क्या मिलेगा? क्या उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है? जो भी बीजेपी तय कर दे वो उन्हें मंजूर है? देखिए, अजित पवार को डिप्टी सीएम उनका भी बनना तय है। महाराष्ट्र में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रहेगा। ये अजित पवार ने कल ही मीडिया से और परसों भी मीडिया से बात करते हुए पुणे में ये कहा था कि यही फॉर्मूले पर सरकार का गठन होगा। और रही बात अजित पवार आज दिल्ली जाने की, तो अमित शाह ने और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिन मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में स्थान देना है उनके बारे में रिपोर्ट मंगाई है। तो उन विधायकों ने लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, महायुति के तौर पर उन्होंने कितना सहयोग किया, विधानसभा में कितना सहयोग किया, जो मंत्री पहले थे अगर उनको दोबारा मंत्री बनाया जा रहा है तो उनका परफॉर्मेंस कैसा था, कितना फंड उन्होंने केंद्र और राज्य में यूटिलाइज किया, उनका व्यवहार कैसे था, इन तमाम बातों को लेकर कास्ट और रीजन वाइज इक्वेशन को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट हर पार्टी को देनी है और यही रिपोर्ट देने के लिए अजित पवार जा रहे हैं। उनको ठीक है, सचिन आप बने रहे हमारे साथ। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय चौक पर इस वक्त वो मौजूद है। ये बताएं देवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? जो यहाँ से पर्यवेक्षक जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट यहाँ से लेकर जा रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देकर भेजा गया है? देवेंद्र फडणवीस तय है, श्योर है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर लगाया जाएगा। और जैसा कि पिछले दिनों जो बातचीत हुई थी तो उसमें पार्टी की काम करने की जो पद्धति है वो ऐसी रहती है कि एक बार जब चुनाव हो जाता है तो शीर्ष स्तर पे फैसला कर लिया जाता है, उसके बाद प्रदेश के नेतृत्व को बता दिया जाता है, प्रदेश इकाई को बता दिया जाता है, फिर औपचारिक तौर पर विधायकों की बैठक बुलाई जाती है जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक जाते हैं और वहां पर फिर उस नाम को बताया जाता है। और खासतौर पर पहले के केसेस में देखने को मिलता था, कुछ साल पहले की जो खासतौर पर 2014 से पहले की बीजेपी हुआ करती थी उसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव भी हो जाते थे अंतिम क्षणों में। लेकिन अब जो परिपाटी है बीजेपी की, निश्चित तौर पे बहुत सोच समझ के पार्टी कोई फैसला करती है और एक बार जब पार्टी फैसला कर लेती है तो उस पर पूरी तरह से बैक करती है। जैसे मौजूदा केस में देखें तो एकनाथ शिंदे, जो सोर्सेस के द्वारा हमें बीजेपी के द्वारा ये बताया गया कि शायद शिंदे की ये कोशिश रही होगी कि 17 वो जा रहे हैं, फिर बीजेपी की तरफ से टॉप लेवल से बहुत मनाने की कोशिश की जाएगी, बीजेपी में खेमे में कोई हड़कंप मचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बीजेपी के किसी भी लेवल पर मुझे कोई कंसर्न नजर नहीं आया कि एकनाथ शिंदे अगर महाराष्ट्र गए, मुंबई से निकल के वो 17 चले गए, तो ये सीधे सीधे हमें ये बताया जाता था कि ये उनका फैसला है कि उनको क्या करना है। बीजेपी का जो फैसला है वो बीजेपी कर चुकी है और उनको ऑन बोर्ड रख के, जैसे उनको दिल्ली बुलाया गया, बाकायदा टॉप लेवल पे वो सारी बातचीत हुई। इसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल बार्गेन करने को लेकर कोई बहुत ज्यादा पोस्टरिंग करे, बीजेपी उस बात को लेकर कंसर्न नहीं थी। हालांकि बीजेपी के नेताओं द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि ऐसी कोई कोशिश भी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये कोशिश करे भी तो उस पर बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अपने हिसाब से फैसला कर रही है जो कि महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए है। उससे लगभग तय समझ में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। और दूसरी चीज की गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा, ऐसा पार्टी के नेताओं की सोच है। मीनाक्षी, नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, जो आप कह रहे हैं कि अपने आप में ही मैंडेट के नंबर्स ये कहते हैं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा किसी के भी आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। तो उसमें तो कोई दो राय थी ही नहीं कि उन्हें ना एकनाथ शिंदे को कोई बहुत ज्यादा मनाना पड़ेगा और ना वो रूठे हैं, ना मनाया जा रहा है। तो फिर वो अभी तक बात साफ क्यों नहीं हो पा रही है? कौन कौन से मंत्रालय जा रहे हैं वहां? देखिए, नेताओं का ये कहना हो सकता है कि वो रूठे नहीं है, लेकिन हकीकत में यही है कि एकनाथ शिंदे रूठे हुए हैं। शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री कुर्सी उन्हें मिल जानी चाहिए थी, उनके तरफ से तमाम कोशिशें की गई, बहुत सारे नैरेटिव फैलाए गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकली करेक्ट होके भले ही पार्टी हमें ये बता रही हो कि नहीं ऑल इज वेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बीजेपी हो या फिर शिवसेना हो, लेकिन अगर थोड़ा ठीक से टटोलिए तो अच्छी तरह से बात समझ में आती है कि एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर खफा जरूर है, रूठे जरूर है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और खासतौर पर तब जब उस दौर की बीजेपी है जो कि ऐसे किसी दबाव में झुकती नहीं, तो वहां पर तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसी किसी चीज का। नंबर्स तो आपने बताया ही कि नंबर्स को लेकर कोई समस्या नहीं है, तो उस कंडीशन में बहुत कुछ होना नहीं है। और लगभग तय मानिए कि नगर विकास जैसे शहरी विकास मंत्रालय जिसे कहते हैं कि इस तरह का हैवी वेट, तीनों हैवी वेट जो पोर्टफोलियो है महाराष्ट्र में, एक होम,
दूसरा शहरी विकास और तीसरा फाइनेंस वो एक मुख्यमंत्री के पास रहेगा, दूसरा नगर विकास शिंदे के पास रहेगा और तीसरा फाइनेंस अजीत पवार के पास रहेगा। ये लगभग मोटे तौर पर सहमति है और इसके नीचे फिर बाकी जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा कर लिया जाएगा। तो गृह मंत्रालय, जो कि माना जाता है कि किसी भी सरकार का एक न्यूक्लियस होता है, वो मुख्यमंत्री खुद ही रखना चाहेंगे, जबकि शिंदे ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम रहते वो फडणवीस के पास था। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा बैलेंस दिखाई दे रहा है, जैसा आप देवेंद्र बता रहे हैं। अब बस इंतजार तो हमें इसी बात का है कि ऐलान कब होता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका भी, सचिन आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, बहुत जल्द वो महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे और नाम का ऐलान भी अगले कुछ घंटों में हो ही जाएगा। फडणवीस के नाम पर मुहर तो लग जाएगी, लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा में किसान जो इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं वो कब हटेंगे, ये डेडलॉक कब टूटेगा। वो संसद तक जाना चाहते हैं, लेकिन संसद तक आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। किसान संसद का घेराव करना चाहते हैं। किसानों के आंदोलन की वजह से नोएडा में जगह जगह जाम लग गया है। एक्सप्रेसवे हो या डीएनडी हो, हर तरफ कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आखिर किसान दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, ये आपको बताऊं उससे पहले आप इस वक्त की बड़ी जानकारी ले लें, अपडेट ले लें, तस्वीरें भी आपके सामने रख दूं। प्रदर्शनकारी किसानों ने अंबेडकर पार्क के सामने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। दिल्ली कूच के लिए आमादा किसान कंटेनर और बैरिकेड की लेयर तोड़कर आगे आ गए हैं और बीच सड़क पर बैठ गए हैं। इससे पहले किसानों ने महामाया पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। किसानों के इस आंदोलन के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चौक हो गया है। ये देखिए तस्वीरें, बैरिकेडिंग को कैसे लांघते हुए नजर आ रहे हैं। ये महामाया फ्लाईओवर के नीचे पूरा एक्सप्रेसवे बंद हो गया और इसी वजह से बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। 5000 से ज्यादा किसान इस वक्त एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और दिल्ली कूच के लिए आमादा हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। बैरिकेडिंग मल्टी लेयर की गई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा इसका कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आप देखिए ये कूदते हुए, फांदते हुए, इसको लांघते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसान दिल्ली जाकर संसद का घेराव करने की बात कह रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार के साथ उनकी आर पार की लड़ाई है। दरअसल ये किसान जो इस वक्त यहाँ पर हंगामा करने के लिए आमादा हैं, ये किसान जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई मसला एमएसपी का नहीं है या खेती का नहीं है, ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की डिमांड ये है कि जिन जमीनों का अधिग्रहण पुराने कानून यानी कि 1 जनवरी 2014 से पहले हुआ था, इस मामले में किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। साथ ही 1 जनवरी 2014 के बाद जिन जमीनों का अधिग्रहण हुआ है उन जमीनों का मुआवजा मार्केट प्राइस से 4 गुना मिले। साथ ही 20% प्लॉट भी उन्हें दिया जाए। आप सुने क्या कह रहे हैं ये। भी जो महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो बैरिकेड था वो भी अब किसानों ने तोड़ दिया है और आप देखिए किसान अब आगे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जो महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो बैरिकेडिंग थी, जहां पुलिस फोर्स काफी संख्या में थी, उसको किसान तोड़ के अब आगे निकल चुके हैं। और ये आप देखिए दिल्ली की तरफ किसान अब बढ़ रहे हैं और आगे भी बैरिकेडिंग है डीएनडी के पास, लेकिन अब महामाया फ्लाईओवर से किसान आगे बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी किसानों की जो है वो आगे चल रही है और उसके पीछे ये किसान अब हजारों की संख्या में जो है वो दिल्ली की तरफ आगे कूच कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, ये संख्या, आप संख्या देख सकते हैं इस समय किसानों की। पीछे आपको दिखेगा आपको कि जो पूरा महामाया फ्लाईओवर है वहां तक ये किसान है और ये किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये नोएडा के अंदर ही है, लेकिन महामाया जो फ्लाईओवर है उसको ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। जहां बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो किसान है अब आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, 4 लेयर की बैरिकेडिंग है, लेकिन अभी जो महामाया फ्लाईओवर की जो बैरिकेडिंग थी उसको किसान तोड़कर अब आगे की तरफ रुख किए हुए हैं। पुलिस बल उनके साथ है, पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान लगातार यही कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में दिल्ली जाकर रहेंगे। ड्रोन कैमरे आप देख सकते हैं, ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार इन किसानों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से किसान अब
ये महामाया बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ चले हैं। आगे हालांकि पुलिस ने और बैरिकेडिंग की है, लेकिन अब तक 2 बैरिकेडिंग जो है वो किसान तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। ज्यादातर जो किसान हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हैं। लगातार वो लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इन लोगों का कहना यही है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं मानी जाएंगी वो आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार उनको जो है वो आश्वासन दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं किसान जो है वो लगातार आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किसान आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी, कैमरे की तरफ नजर जाएगी, ये किसान जो है वो अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। 2 बैरिकेडिंग जो है वो आगे तोड़ चुके हैं और उसके आगे अब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी हम देख पा रहे हैं कि आगे जेसीबी, बुलडोजर और बड़े बड़े ट्रक जो है, कंटेनर, वो पुलिस ने आगे खड़े किए हुए हैं ताकि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली की तरफ कूच न कर सके, दिल्ली में वो एंट्री ना कर सके। इसकी कोशिश लगातार पुलिस की है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो अब महामाया फ्लाईओवर की जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़कर निकल चुके हैं। उससे पहले महामाया फ्लाईओवर से पहले जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको किसानों ने तोड़ा। उसके बाद जो महामाया फ्लाईओवर के बाद बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ा। और अब ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो सेक्टर 18 की तरफ जो फ्लाईओवर जाता है अट्टा मार्केट की तरफ और फिल्म सिटी की तरफ, उस जगह तक ये किसान जो है अब पहुंच चुके हैं। इससे आगे गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जहां पर जो चिल्ला बॉर्डर है, जहां से दिल्ली की तरफ जाने की प्लानिंग जो है वो इन किसानों की है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर किसानों को रोक दिया गया है। जो ये बैरिकेडिंग है यहाँ पर पूरे तरीके से रोक दिया गया है। आगे जेसीबी आप देख सकते हैं, बुलडोजर आप देख सकते हैं और यहाँ पर अब किसान जो कि काफी संख्या में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इनको रोकने की कोशिश जो है वो लगातार पुलिस बल कर रहा है। तो 2 बैरिकेडिंग अब तक सौरभ में तोड़ चुके हैं और आप देखिए अभी भी पीछे से आप देखेंगे तो किसानों की अच्छी खासी संख्या जो है वो यहाँ पर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। किसान संसद के घेराव को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर जमे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 10 किसान संगठन इस मार्च में शामिल हैं। किसानों का कहना यह है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त महामाया फ्लाईओवर से लाइव जुड़े हुए हैं और दूसरे सहयोगी इला कासमी वो भी इसी पूरे हंगामे को कवर कर रही हैं। पहले मैं इला आपके पास आ रही हूं, इस वक्त वहां पर माहौल क्या है? क्या यहां से कुछ संख्या कम हो रही है किसानों की या नहीं? देखिए मीनाक्षी, अभी के जो हालात है मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाती हूँ। दरअसल प्रशासन लगातार किसान नेताओं से संपर्क में है और उनको समझाने का भी प्रयास कर रहा है। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। प्रशासन का ये कहना है कि सेक्रेटरी तक के, चीफ सेक्रेटरी तक के वो किसानों की मांगे लेकर के जाएंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि वो यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। लेकिन उन्होंने ये भी फैसला लिया है कि अम्बेडकर पार्क, जो कि मेरी हो रहे हैं, अब उसके अंदर जाकर के प्रदर्शन करना वो जारी रखने वाले हैं और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो यहीं से फिर वो आगे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। क्या ये ठान लिया आप लोगों ने? क्योंकि क्या बातचीत हुई है प्रशासन से और साथ ही प्रशासन ने क्या कुछ आपको कहा या क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर मुख्य सचिव से वार्ता कराने का आश्वासन दिया है और हमारे नेता सब बात कर रहे हैं। दलित प्रेरणा स्थल में बैठ के हमारी मीटिंग चल रही है और हमने भी ये तय किया कि 1 सप्ताह में जब तक वार्ता कराएंगे तब तक हमारा आंदोलन यही रहेगा और प्रशासन इस बीच में अगर कोई ढील देता और अपने वादे से मुकरता है तो हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठेंगे, तुरंत वहां से दिल्ली कूच कर देंगे। तो यहीं बैठने का इरादा है? क्या नाम है आपका, कौन से संगठन से हैं आप? मेरा नाम सुधीर भाटिया, मैं समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष हूँ। क्योंकि किसानों की जनता, मैं भी एक किसान हूँ और ये आम जनता का मुद्दा है। पूरी समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर किसानों के साथ है और इस भीड़ में भी। लेकिन आप क्यों आए किसानों के प्रदर्शन में? तो किसानों का प्रदर्शन है ना। नहीं किसान, मैं भी तो किसान हूँ मैडम, हम भी तो किसान ही हैं। किसान है इसमें जमीन पर ये तो सवाल उठता है कि आप क्यों यहाँ पे आए राजनीति? नहीं, सवाल तो ये भी उठता है। नहीं, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम किसान है तो हमारी जमीन गई है अथॉरिटी में? क्या हमें मांगने का नहीं है? हम अगर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, आप किसान की तरह है ना? किसान है, किसान है। आप तो सबसे पहले यही कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी से हैं और आप ये बताइए कि आप किसान हैं? हाँ जी किसान है, ये सब किसान। तो आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे नेता भी आ रहे हैं पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीति भी यहाँ पे। नेता तो और भी बहुत है, हमारे विधायक है, सांसद है, उनमें वे तो नहीं आए, कोई भी यहाँ जी बीजेपी के कोई नहीं आया, समाजवादी के ये लड़ते हैं,
आते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर ये सब ठीक है इला, मैं दोबारा आती हूँ आपके संयुक्त पास। मोर्चा ने ये तय किया था कि अतुल भाटिया भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए, मामला राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, समस्या तो आम जनता को हो रही है। क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं है कि इस रोड को जरा खोल दिया जाए और कुछ गिने चुने लोग अगर प्रदर्शन करना भी है तो कह रहे कि दलित स्मारक पर वो प्रदर्शन करेंगे? देखिए मीनाक्षी, अभी जो पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है ग्रेटर नोएडा का, उनकी लगातार किसान नेताओं से बात हो रही है। अभी आप देखेंगे जो किसान नेताओं ने यहां से अनाउंसमेंट की थी कि उनको चीफ सेक्रेटरी से बात करने के लिए बोला गया है, बाकायदा जो ग्रेटर नोएडा का प्रशासन है। और उसके बाद इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि राष्ट्रीय दलित जो प्रेरणा स्थल है उसके अंदर जाके बैठेंगे और जो भी बातचीत करनी है वहां पर आकर प्रशासन उनसे करे, चीफ सेक्रेटरी से जो बात करानी है वो करे। और अभी जो किसान नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट। क्या अभी तक फैसला हुआ है, क्या बातचीत आपकी प्रशासन से हुई है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो किसानों की दो बड़ी मांग हैं, 10% विकसित प्लॉट जो पुराने कानून में ज़मीन हमारी गई थी, 1894 का जो कानून था उसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण के माध्यम से या बैनामे के माध्यम से ली गई है उनको सभी को 10% प्लॉट दिया जाएगा और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बारे में माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश पहले आ गए हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ी असमानता है, मात्र 10% लोगों को ही 10% प्लॉट दिया गया है, बाकी 90% लोग अभी वंचित हैं। इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है वो इसी जिले में संघर्ष हुआ और भट्टा, पारसौल, घोड़ी पछेड़ा के जो बड़े बड़े आंदोलन हुए जिसमें किसानों ने अपनी शहादत दी, उसके बाद ये नया अधिग्रहण कानून 2013 में बन पाया था। उस समय राहुल गांधी जी को यहाँ पर 2011 में आना पड़ा था। जब ये 2013 में एक्ट बना और 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ तो किसानों को लगा कि हमें न्याय मिल जाएगा। उसमें जो जमीन ली जानी है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण के माध्यम से ली जाए, चाहे वो रजिस्ट्री या बैनामे के माध्यम से ली जाए, उसके लिए कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि आपको बाजार दर का 4 गुना मुआवजा देना है, 20% प्लॉट देना है और रोजगार या उसके बदले में अगर लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर 15 लाख कम से कम दिए जाने चाहिए आज की डेट में। आपकी प्रशासन से क्या बात हुई है अभी फाइनली? हम बताना चाहेंगे कि अभी प्रशासन जो हमारी बात हुई है वो ये है कि लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना था कि आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल लीजिए। हम कह रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने सब पहले पहुंचा रखे हैं। जो हाई पावर कमेटी बनी थी जिसमें रजनीश दुबे जी जो कि राजस्व बोर्ड के चेयरमैन है उत्तर प्रदेश के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में जो रिकमेंडेशंस गई हैं, जो कलेक्टर महोदय गौतम बुद्ध नगर और कमिश्नर जो हमारे हैं मेरठ के, वो उसमें सदस्य थे और चेयरमैन साहब ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें 10% प्लॉट के बारे में, नए कानून के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट गई है, जिसका हम पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। अभी इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हम चीफ सेक्रेटरी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव साहब, उनकी अध्यक्षता में इसको रिवाइव करने के लिए तैयार हैं, रिव्यू करने के लिए तैयार हैं और हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कार्रवाई हो सकती है हम उसे विचार कर रहे हैं और आपकी जल्द से जल्द वार्ता कराएंगे। जो कार्रवाई हो, अतुल और इला दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कार्रवाई इन्हें करनी है वो करें, लेकिन जरा आम जनता का भी ख्याल रखें। वो तमाम स्कूल जाने वाले बच्चे जो इसी रूट से स्कूल आते हैं जाते हैं वो बसों में ना फंसे। वो तमाम मरीज जो एम्बुलेंस से इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं वो ना फंसे, उनकी जान पर संकट ना आए, ये भी तो सोचना है इन लोगों को। बहुत शुक्रिया अतुल, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। एक तरफ किसान दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की टीम संभल जाने पर अड़ी है। संभल में बाहरी लोगों के जाने पर पाबंदी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस की टीम भी संभल जाना चाहती है। लेकिन संभल निकलने से पहले ही यूपी पुलिस ने यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय को नोटिस देकर संभल जाने से मना किया। इसके बाद अजय राय अपने समर्थकों के साथ खाना पानी लेकर वहीं धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के संभल कूच को देखते हुए लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस का कहना है कि संभल में धारा 163 लागू है। 10 दिसंबर तक वहां नेताओं के दौरे पर पाबंदी है, ऐसे में वो संभल नहीं जा सकते, जबकि अजय राय संभल जाना चाहते थे। संभल को लेकर पॉलिटिक्स जबरदस्त हाई है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। सवाल यह है कि संभल में जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर है। अगर हिंदू पक्ष मंदिर का दावा कर रहा है तो क्या बात केवल हवाई है या कोई दम है? हिंदू पक्ष के पास वो सबूत कौन कौन से हैं जिससे यह साबित होता है कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई? तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 किताबों के बारे में जानना जरूरी है। इसका जिक्र किया गया है।
एक किताब है बाबरनामा, जिसे मुगल शासक बाबर की आत्मकथा कही जाती है, और दूसरी किताब है आईने अकबरी, जिसे अकबरनामा कहा जाता है। इसे अबुल फजल ने लिखा है। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर बाबर के संभल जाने के सबूत हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आए थे और यहां पर संभल में मंदिर को देखकर सेनापति मीर बेग को यह आदेश दिया और बाबर के आदेश के बाद उसने हरे मंदिर को जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया। वहीं अबुल फजल के आईने अकबरी में संभल का जिक्र जैसे आता है वो भी आपके सामने लिख दूं। इसमें यह कहा गया कि संभल के पुराने शहर के मध्य में स्थित विशाल टीले पर भगवान विष्णु का हरि मंदिर स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान या राजा जगत सिंह या बरन के डोड राजा विक्रम सिंह के परपोते नाहर ने करवाया था। अब आईने अकबरी में इस तरीके का जिक्र है। दो सबूत हैं आपके सामने, बाबरनामे का और आईने अकबरी का। बाबरनामा और आईने अकबरी ही नहीं बल्कि अंग्रेजों ने भी माना है कि यहां पर पहले मंदिर था। अब जो अंग्रेजों ने कहा है वो आपके सामने रख दूं। 1874-75 और 1875-76 यानी कि 2 साल में एएसआई ने जो सर्वे किया उसकी एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट का नाम है टूर्स इन सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर, जिसे एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एफएल कार्ले ने तैयार किया है। उस वक्त एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक एक निगम थे। इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष के मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को काफी बल मिलता है। अब इस बुक में क्या लिखा है, वो रिपोर्ट क्या कहती है, वो आपको बता दूं। 150 साल पहले की इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो मैं हाईलाइट पॉइंट आपके सामने रख दूं। जरा इसे रोक लीजिएगा। द प्रिंसिपल बिल्डिंग इन संभल इज द जामा मस्जिद विच द हिंदू क्लेम टू हैव बीन ओरिजिनली द टेम्पल ऑफ हरे मंदिर। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रल डोम्ड रूम अप wards of 20 feet square with 2 wings of unequal length। संभल में एक इमारत जामा मस्जिद है जिसके बारे में हिंदू ये दावा करते हैं कि यह मूल रूप से हरिहर मंदिर था। इसमें 20 वर्ग फीट केंद्रीय गुंबदाकार कक्ष है यानी कि वो डोम है। आसमान लंबाई के 2 विंग है जो उत्तर की ओर 50 फीट और 6 इंच है, जबकि दक्षिणी विंग केवल 38 फीट 1 इंच है। हर विंग के सामने 3 मेहराबदार द्वार हैं जो सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं। मुस्लिम इस इमारत के निर्माण को सम्राट बाबर के समय का मानते हैं और मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर वो इशारा करते हैं। अब ये तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट है ये अंग्रेजों का फैक्ट है और एक मुगल फैक्ट जो मैंने बाबरनामा का और आईने अकबरी का आपके सामने रखा। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आप बहुत सारे फैक्ट रख रहे हैं, चाहे वो आईने अकबरी हो, जो बाबरनामा हो, या फिर अभी एक और जो एक निगम की रिपोर्ट एएसआई की हमने अभी दर्शकों के सामने रखी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको बेसिक इस देश का जो लीगल प्रिंसिपल है उसको समझना होगा, और ये मैं आपके शो पे आज हाईलाइट करना चाहता हूं। और इस बात को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में 5 जजेस ने इस बात को कंसिडर किया कि अगर किसी जगह एक बार देवता की स्थापना हो जाती है तो वो जगह समय के अंत तक देवता की रहती है। हम लोग को ये बात तो तुरंत समझ में आती है, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। पर जो सनातन कंसेप्ट है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, ये हमेशा रहता है। तो यहां पे बात ये हो रही है कि क्या हिंदू शास्त्रीय नियम का इस देश के संविधान में या इस देश की लीगल हिस्ट्री में कोई मोल है कि नहीं, और अगर है, और अगर ऐसे शास्त्रीय नियम है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कहां बात आती है? हमारी जो मूर्तियां वहां पे भंजित की गई हैं, क्या उसका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए? अगर आज वहां पे ये स्थापित होता है एक पूरे ट्रायल के बाद, एविडेंस के बाद, कि वहां पे प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था, तो क्या कोई इस्लामिक लॉ स्कॉलर आपके शो पे आके कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती? ठीक है, तो मैं इसी पहलू पर आती हूँ विष्णु जी। आपने कहा कि अगर ऐसे एविडेंस होते हैं तो आप इस हिस्ट्री को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हीं एविडेंसेस पर आते हैं। क्या एविडेंसेस है हिंदू पक्ष के पास? देखिए, सबसे पहले प्रमाण मिलता है बाबरनामा में, जिसमें ये स्पष्ट रूप से होता है कि बाबर ने यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी।
इब्ने बतूता का भी प्रमाण मिलता है कि उससे पहले पूर्व में यहाँ पे तुगलक के समय पे मंदिर जो थी उसको तोड़ा गया था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है ऐन अकबरी, उसके पेज नंबर 281 पे मेंशन है, जो अकबर के कोर्ट मास्टर अब्बुल फजल ने लिखी है 1589 से 1600 के दशक के बीच में, जिसमें मेंशन है कि ये हरियर मंदिर था और यहाँ पे इसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जो आप कार्लाइल के भी रिपोर्ट दिखा रही हैं और इसको हमने अपनी प्रिंट में लिखा भी है। कार्लाइल की इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बात पकड़ी है कि यहाँ पे फोर्जरी की गई, जो यहाँ पे बादशाह का नाम लिखा गया वो गलत है, बाबर का नाम, क्योंकि बाबर का सही नाम था शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और जो वहां पे इंस्क्रिप्शन मिलता है उसमें बैनी अजा इल्म अमल शाह जमाल मोहम्मद बाबर लिखा है। तो एक गलत फोर्जरी करके वहां पे इंस्क्रिप्शन लगाया गया। और ऐसे उन्होंने कैसे जो वहां के बिल्डिंग के डोम थे वो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं, किस तरह से वहां पे छेड़छाड़ की जा रही मंदिर के पूरे परिसर के अंदर, ये पूरा प्रमाण उन्होंने लगाया, जो हमने अपने इस सूट में 14 पॉइंटर्स के हिसाब से लिखा भी है। तो मकसद ये नहीं है कि कोई यहाँ पे इस देश में तनाव पैदा किया जाए, मकसद ये है कि जो हमारी कल्चरल हिस्ट्री है, जो हमारी कल्चरल विरासत है, जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं और जो हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उसको हम वापस लाएं। और यहाँ पे रिक्लेम की भी बात नहीं आती है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था, अगर उसने किसी ने उसको गलत ढंग से एक दूसरा रूप देने की कोशिश की है तो वो हिंदू शास्त्रित नियम का भी वायलेशन है, वो इस्लामिक लॉ का भी वायलेशन है। आपने कुछ तस्वीरों का भी संविधान और इस देश का कानून इस चीज की इजाजत नहीं। आपने कुछ तस्वीरों का भी जिक्र किया, जो आप आर्किटेक्चरल रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि उस जगह का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हुआ है जिससे देखकर यह लगता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था। क्या इससे जुड़े हुए कुछ सबूत आपने अपने याचिका में शामिल किए हैं? जी बिल्कुल, हमारी याचिका पूरी एक हिस्टोरिकल बेसिस के आधार पे है। याचिका में बाबरनामा का उल्लेख है, याचिका में आईने अकबरी का उल्लेख है, याचिका में ये जो आप रिपोर्ट दिखा रही हैं इसका भी उल्लेख है, एएसआई ने इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था इसका भी उल्लेख है। और अभी तो मीनाक्षी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, एएसआई ने बड़ा शॉकिंग एफिडेविट फाइल किया इस केस में। और एएसआई का एफिडेविट ये बता रहा है कि जब एएसआई वहां पे सर्वे करने गया था उनको बहुत दिक्कत उठानी पड़ी थी। एएसआई का एफिडेविट ये भी बता रहा है कि एएसआई इस समय वहां पे कब्जा लेने में कितना उनको दिक्कत आ रही है, किस तरह से एएसआई ने जब सर्वे किया तो उनके सर्वे की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जा रही थी और उनको मशक्कत करनी पड़ी। एएसआई ने यह भी मेंशन किया कि यहाँ पे छेड़छाड़ की गई है, जिसके लिए 19 जनवरी 2018 को एफआईआर भी लॉन्च की गई है। तो आप एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में इस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर इस देश का कानून है और सेंट्रल एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1958, तो हर आदमी उसके हर एक प्रोविजंस का अनुपालन करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इस देश में सिर्फ एक ही कानून में प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो एक अलग पहलू है कि एएसआई को 2018 में ही ये पता चला कि वहां पर दुकानें बन गई, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया, वहां पर रेलिंग बन गई, वहां पर सीमेंट कर दिया गया, वहां पर पेंट कर दिया गया। इससे पहले 1998 से तो तब तक वो इसे रोक पाने में कामयाब क्यों नहीं रही, ये एक अलग मसला है। लेकिन सवाल ये है जो आपने कहा ना कि आर्किटेक्चरल ऐसी तस्वीरें हैं जो लगता है कि वो हिंदू टेम्पल था, मैं उन तस्वीरों की बात कर रही हूं। अगर आप उसे उसके रेफरेंस के साथ दर्शकों को बता पाए वो कौन सी तस्वीरें हैं? देखिए, अभी ये तो मसला एडवोकेट कमिश्नर का है। जो चीजें हैं जो वहां पे एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान पॉइंट आउट की गई हैं, वो तो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगा। अभी उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, सील कवर में रिपोर्ट फाइल होनी है। तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे बात बताऊंगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होगा। ठीक है, तो उस जोन में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। जो मेरी पिटीशन है और जो हमारी रिसर्च है मैं उस तक ही अपने आप को अभी सीमित रखूंगा। ठीक है, तो अब दूसरे पहलू पर मैं आती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप कुछ रिक्लेम नहीं कर रहे हैं, वहां पर हिंदू मंदिर था, ये आप लोगों का दावा है। तो एक बार जहां पर मंदिर हो जाता है वहां मंदिर ही रहता है, तो इसका मतलब तो मैं ये समझूं कि आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर मस्जिद हटा के एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्या ये आपकी मंशा है? आपको पहले आपको हमारी पिटीशन की पूरी रिलीफ देखनी पड़ेगी। अगर हमारी पिटीशन में सबसे पहले ये लिखा है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जब कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है तो लॉ कैसे फंक्शन करता है। अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसमें सबसे पहली बात है सेक्शन 16 देखिए आप एएसआई एक्ट 1958 का, जिसमें ये लिखा है कि एएसआई किसी जगह पे ऐसा काम नहीं करेगा जो उस जगह के धार्मिक चरित्र के खिलाफ है।
तो सबसे पहले एएसआई को अपनी ड्यूटीज यहाँ पे परफॉर्म करनी है सेक्शन 16 में, और जब एएसआई अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर लेगा सेक्शन 16 में, तो सेक्शन 18 में एएसआई लोगों को राइट टू एक्सेस देगा, क्योंकि हर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आप नहीं घुस सकते हैं जब तक एएसआई एक्सेस ना दे। तो हमारी सबसे पहली रिलीफ ये है, ये गलत बताया जा रहा है कि पूजा मांग ली। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और ये डिबेट यहीं पे खत्म कर दूंगा, माफी भी मांगूंगा। लोग ये बताएं कि इस याचिका में पूजा कहां मांगी। पूजा के अधिकार की याचिका ही नहीं, ये याचिका ये है कि एएसआई इस जगह का दोबारा कब्जा ले। एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है, एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट में कोई और कब्जा करके नहीं बैठ सकता है। और जब एएसआई पुनः यहां पे अपना कब्जा स्थापित कर लेगा, तो एएसआई सेक्शन 16 के तहत अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो व्यक्ति का जो उस स्ट्रक्चर के अनुरूप काम करेगा, उसको राइट टू एक्सेस देगा। सिंपल सी बात है, ये राइट टू एक्सेस का सूट है। राइट टू एक्सेस कपल्ड विद एएसआई अपना कब्जा वापस ले। और एक्सेस किसका? कोई ये नहीं एएसआई कह का रहा, आप मेरे को, मैं देखिए, मुसलमानों का एक्सेस या हिंदुओं का एक्सेस? पहले एक्सेस एएसआई लेगा, पहले एक्सेस एएसआई लेगा, और जब एक्सेस एएसआई ले लेगा तो एएसआई उसके बाद निर्धारित करेगा कि यहां का धार्मिक चरित्र क्या है। अगर धार्मिक चरित्र एएसआई को लगता है कि हिंदू मंदिर का है, तो हिंदू और समाज के लोगों को एक्सेस देगा। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे धार्मिक चरित्र मुस्लिम समाज के व्यक्ति का है, तो वो उनको एक्सेस देगा। पहले तो धार्मिक चरित्र निर्धारित होना, और इसीलिए सेक्शन 16 में शब्द यूज है एएसआई एक्ट 1958 के रिलीजियस कैरेक्टर, कि अगर किसी कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कोई पूजा स्थल है, श्राइन है, तो एएसआई उसके धार्मिक चरित्र के खिलाफ काम नहीं करेगा। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, ऐसा कैसे हो रहा है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई कब्जे से बाहर है? ठीक, बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी। आप दिल्ली आए और विस्तार से एक तस्वीर के साथ फिर बात होगी और ये समझ में आ पाएगा कि एएसआई ही क्यों वहां पर एक्सेस नहीं ले पा रही है।